डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई पहल स्टार्ट कर रहे हैं पूरे राजस्थान के सभी स्टूडेंट के लिए जो सेकंड ग्रेड साइंस, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं। उन सब के लिए हम वन शूट वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम केमिस्ट्री के अंदर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम उस टॉपिक का मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में और एक ही शूट के अंदर पूरा लेक्चर आपको बता रहा हूं। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो मेरा यकीन है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो पक्का हो जाएगा। ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है कि किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री का वन शूट पहला लेक्चर जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशंस, ठीक है, ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब साम्य की शर्तें, साम्य की शर्तें। ओके, अगर कंडीशंस की बात करें, सबसे पहले अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो पहली कंडीशन क्या है कि सिस्टम क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम ओपन हुआ तो कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है मैंने कहा क्लोज सिस्टम। ठीक है, सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, यानी बंद क्या होना चाहिए? तंत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर सिस्टम क्लोज है तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल। ओके, क्या दूसरा है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, अभिक्रिया होनी चाहिए। यानी ए चेंज ऑफ आपका बी। ठीक है, ए प्लस बी और मैंने कहा सी प्लस डी। और तीसरी जो मेन कंडीशन है, क्लियर, वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए। यानी जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग समान होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये जो है इसको हम मेन कंडीशन बोलते हैं। क्लियर, लेकिन ये कंडीशन आने के लिए तो फेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है, सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है और रिएक्शन का रिवर्सिबल होना जरूरी है। क्लियर, जब ए टू बी से सी टू डी चलेगी तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और सी टू डी डी से ए से बी चलेगी वो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगी तो उसी को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसके बाद आपको स्पेशल नोट रूप में क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑलवेज डायनामिक होता है, यानी इक्विलिब्रियम के समय रिएक्शन रुकती नहीं है, हमें रुकी हुई जैसी लगती है लेकिन वो रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट इक्वल होती है, इसलिए हमें रिएक्शन लगता है रुकी हुई है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि साम्य है। ठीक है, हमेशा हमेशा मैंने कहा हमेशा गतिक। ओके, होता है, यानी इक्विलिब्रियम ऑलवेज क्या होता है? डायनामिक। ओके, डायनामिक होता है, यह बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। क्लियर, और उसके साथ आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम जब होगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी। क्लियर, यानी अगर कोई रिएक्शन है आपसे मैं कह रहा हूं वो इस तरह से चलती है तो यहाँ पर ये रेट और ये टाइम, तो आपका जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी तभी इक्विलिब्रियम माना जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम के समय दोनों रेट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ओके, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमें स्टडी करना है केमिकल इक्विलिब्रियम तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अगर मैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करूं, साम्य के प्रकार की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए तीन तरह के साम्य होते हैं। साम्य के प्रकार, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर तीन तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर, ओके,
एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक क्या होता है बोलो, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, और इसी तरह से एक होता है बोलो आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। बात करें फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो इसकी पहचान क्या है, मैंने कहा फिजिकल, ठीक है, स्टेट। ओके, बोलो क्या होगी, डिफरेंट, बोलो आपका मैंने कहा बट केमिकल फॉर्मूला मैंने कहा सेम। ओके, फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो हमारा भौतिक अवस्था है वो डिफरेंट होगी, बट रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं आइस चेंज इन वाटर, क्लियर, तो दिस वन इज सॉलिड, दिस वन इज लिक्विड, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, बट आइस का भी फॉर्मूला H2 होता है और वाटर का भी क्या होता है, H2 होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का। भौतिक साम्य का मतलब ही यही है कि जिसकी भौतिक अवस्था बोलो डिफरेंट हो बट केमिकल फॉर्मूला सेम हो। अगर बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैंने कहा केमिकल फॉर्मूला, ओके, केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट, ओके, बट फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट, मैंने कहा फिजिकल स्टेट, ओके, मे बी, ठीक है, एंड मे बी नॉट, ठीक है, मे बी एंड मे बी नॉट सेम। क्लियर, यानी समान हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा अलग होगा। अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा N2 3H2 चेंज ऑफ 2NH3, आपने क्या देखा कि इनके अंदर बोलो केमिकल फॉर्मूला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट है, बट फिजिकल स्टेट सेम है। बट मैं अगर फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मैंने यहां पर लिखा बोलो CaCO3, बोलो CO3 चेंज ऑफ CaO प्लस CO2, क्लियर, तो सॉलिड और बोलो गैस, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगेन केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो मैंने कहा हमें केमिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि बोलो अगर केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है बोलो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली वहां पर बोलो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, ये तो नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर बोलो मैंने कहा एक तरफ अनआयोनाइज्ड पार्ट और एक तरफ आयोनाइज्ड पार्ट, अगर AB और A प्लस और B माइनस में अगर इक्विलिब्रियम आता है तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। यानी आयनिक इक्विलिब्रियम में बोलो क्या होता है, एक तरफ तो होता है नॉन आयोनाइज्ड पार्ट, क्लियर, यानी मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम बिटवीन, मैंने कहा नॉन बोलो आयोनाइज्ड बोलो पार्ट एंड आयोनाइज्ड पार्ट, क्लियर, बोलो आयनित तथा अनायनित के मध्य जो साम्य होता है उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसकी दुनिया अलग है, उसका अलग से हम वन शॉट वीडियो लेंगे। अभी हमें स्टडी करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है और केमिकल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है। ओके, आई होप आपको ये बोलो तीनों मैंने जो मीनिंग और आपको एग्जाम्पल बताए वो समझ में आए होंगे। ओके, उसके बाद हम क्या स्टडी कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है, द्रव्य अनुपाती मैंने कहा क्रिया, ठीक है, का नियम। ये किसने दिया है, गुलबर्ग और वागे ने दिया है। किसने दिया है, गुलबर्ग तथा वागे। बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया है, तो गुलबर्ग और वागे ने दिया है। ओके, और इन्होंने क्या कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती। क्या कहा इन्होंने, अभिक्रिया की दर, ठीक है, बोलो क्या होती है, क्रिया कारकों यानी रिएक्टेंट, ठीक है, बोलो क्रिया कारकों यानी रिएक्टेंट, ठीक है, के सक्रिय द्रव्यमान, ओके, सक्रिय द्रव्यमान मतलब एक्टिव मास, ओके, के समानुपाती होती है, ऐसा गुलबर्ग और वागे ने दिया। तो सबसे पहले हमारे लिए नया वर्ड आया है एक्टिव मास, तो हमें क्या जानना पड़ेगा, एक्टिव मास क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्टिव मास मतलब सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव मास बोलो इज ए कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी, मतलब ये मोलरता में, ठीक है, मोलरता मतलब मोलरिटी, ठीक है, में क्या होता है बोलो, मैंने कहा सांद्रता, ठीक है, बोलो मोलरता में सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी। और दूसरी बात, इससे मैंने कहा इससे कैसे शो करते हैं, बड़े कोष्टक से बोलो शो करते हैं, ठीक है। ये दो बातें आपको पता होनी। तो इसका मतलब हुआ एक्टिव मास क्या हुआ फिर, मॉल ऑफ रिएक्टेंट या मॉल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यही होगा एक्टिव मास, ओके, इन लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक्टिव मास को ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर मोल नहीं दे रखा हो तो मॉल ऑफ सब्सटेंस का मतलब ही यही होता है मास, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पदार्थ की मात्रा डिवाइड बाय पदार्थ का अणुभार, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, डिवाइड बाय क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, ओके। तो सबसे पहले ये पता होना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्पेशल नोट पता होना चाहिए, क्या बोलो, सॉलिड, क्लियर, एंड मैंने कहा बोलो वाटर, ठीक है, का लिक्विड बोलो का एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास 1 यानी इकाई बोलो माना जाता है, ठीक है, बोलो इनका क्या माना जाता है, एक माना जाता है। बात समझ में आए बोलो, ओके। तो हमने सबसे पहले लो मास एक्शन देखा, अब हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पर बोलो, हमें बोलो केमिस्ट्री के अंदर एक केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको एक रिएक्शन दी जाती है, उसके लिए आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। पहली चीज आपको पूछ सकते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम बोलो कांस्टेंट केपी कैसी का फॉर्मूला बनाइए, केपी कैसी में रिलेशन बताइए, केपी कैसी की यूनिट बताइए, बोलो अगर टेम्परेचर प्रेशर आदि में चेंज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 सीखते हैं। पहला मैंने कहा साम्य स्थिरांक, ठीक है, पहले की चीज बता रहा हूं मैं, बोलो आपको साम्य स्थिरांक मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले तो केपी एंड केसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए केसी, तो केसी क्या होता है, मैंने कहा सांद्रता की बोलो सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक, क्या होता है बोलो, सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक, यानी इक्विलिब्रियम बोलो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट, ओके, डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान डिवाइड बाय क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर, उत्पादों, ठीक है, के उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान, ओके, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है बोलो, क्रियाकारकों, ठीक है, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं A प्लस बी चेंज ऑफ C प्लस डी लिखता हूं तो केसी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सी डी डिवाइड बाय ए बी। बात समझ में आए बोलो, ओके। तो इसके साथ साथ आपको एक स्पेशल नोट भी पता होना चाहिए। स्पेशल नोट क्या कि आपको पता होना चाहिए कि केसी इजिकल टू क्या होता है, के एफ अपॉन के बी, क्लियर, ओके। यानी के एफ क्या है बोलो और के बी क्या है, के एफ है बोलो फॉरवर्ड रिएक्शन का बोलो कांस्टेंट और ये बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो अग्र अभिक्रिया, ठीक है, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक, ठीक है। तो मैंने कहा रेट कांस्टेंट बोलो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। इसी तरह से ये क्या होता है बोलो पश्च अभिक्रिया का दर नियतांक, रेट कांस्टेंट ऑफ मैंने कहा बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए, यहीं से एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको मेरे कहने का मतलब है, अगर KF KB दे तो KC निकाल सकते हो, KF और KC दे तो KB निकाल सकते हो, और KB और KC दे तो KF निकाल सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें KF ऊपर आता है और KB नीचे आता है। कैसे याद रख सकते हैं? अगर मैंने आपसे कहा कि आप KC हो, क्लियर, और आप बोलो शादीशुदा हो, और आपके घर के अंदर एक रूम में आपको बीबी ने आवाज दी, एक रूम में आपके फादर ने आवाज दी, आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो मेरे हिसाब से जो अच्छा संस्कारिक होगा वो अपने फादर को प्रायोरिटी देगा। तो इसका मतलब हमेशा ऊपर KF आएगा और नीचे KB आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी KF, देन डिवाइड बाय सेकंड प्रायोरिटी KB। ओके, इस तरह से हम ठीक से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें, यहाँ पर मैंने कहा और फॉर्मूला बनाने का एक क्वेश्चन करें, जैसे ये है CaCO3 सॉलिड चेंज ऑफ CaO प्लस CO2। ओके, और मेरे को कहा जाए इसका KC का सूत्र, ठीक है। तो KC का सूत्र बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने देखा कि बोलो सॉलिड का तो क्या होता है 1, इसलिए इसका क्या होगा, ओनली CO2 आएगा, क्लियर, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनका एक्टिव मास 1 होता है। तो 1 को लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 एक ऐसा डिजिट होता है जिसको किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी से डिवाइड करो, बोलो उससे किसी भी बोलो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, क्लियर। तो आई होप आपको KC समझ में आया होगा। अब अगर मैं आपको KP का फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, KP का अगर हम सूत्र देखें, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ KP, तो KP क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा पार्शियली प्रेशर, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिवाइड बाय मैंने कहा बोलो यहां पर पार्शियली प्रेशर, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। ओके, बोलो क्या कहना चाहता हूं, उत्पादों के आंशिक दाब, क्लियर, उत्पादों के आंशिक दाब, ठीक है, डिवाइड बाय क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो यहां पर क्रियाकारकों के आंशिक दाब, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिस तरह से KP बोलो KC का फॉर्मूला बनाते हैं वैसे ही KP का बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर A B C और D, ठीक है, इफ आपको मैं कह दूं कि A B बोलो C एंड D के आंशिक दाब पार्शियली प्रेशर, क्लियर, अगर मैं कहूं क्रम से, अगर आपको मैंने दिया PA बोलो PB PC एंड P बोलो D, क्लियर, P D है, तो KP का अगर मुझे सूत्र बनाना होगा, क्लियर, तो क्या करेंगे, बहुत इजी, हमें करना है KP बराबर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ, बोलो मैंने कहा यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। जैसा फॉर्मूला हम KC का बनाते हैं वैसा ही फॉर्मूला आपको KP का बनाना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या सीखा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखी, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखा, उसके बाद हमने KC और KP का फॉर्मूला बनाना सीखा। आई होप आपको मैंने अभी तक जो बताया वो समझ में आया होगा, क्लियर। अगर आप में से कोई भी अगर ये लेक्चर देख रहा है तो वो चाहे तो मेरे साथ बोलो इसको नोट डाउन भी कर सकता है, जिससे इस लेक्चर के साथ साथ आपका टॉपिक के नोट्स भी बन जाएंगे, क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, बोलो अब मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पर मैंने कहा रिलेशन, क्लियर, बिटवीन यहाँ पर KP एंड KC, ठीक है, KP और KC में संबंध, तो आपको पता होना चाहिए कि KP बराबर क्या होता है, KC RT की पावर डेल्टा NG, ठीक है। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, बोलो आपको पहले तो पता होना चाहिए KP KC क्या है। वो तो KP हमने कहा दाब के पदों में साम्य स्थिरांक, KC क्या है, सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक, बोलो यानी बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फॉर्म ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, और R क्या है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको 0.083 एटमॉस्फेयर लीटर, क्लियर, मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। ओके, इसी तरह से बोलो सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या होता है, बोलो सार्वत्रिक गैस नियतांक, ओके। और उसके बाद बात करें TT क्या होता है, बोलो टेम्परेचर मतलब
ताप होता है, ठीक है। और डेल्टा एन जी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा एन जी क्या होता है, मैंने कहा टोटल गैसियस बोलो मॉल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स माइनस टोटल, ठीक है, टोटल गैसियस बोलो मॉल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मॉल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मॉल ऑफ मैंने कहा आपको रिएक्टेंट्स, ठीक है, यानी उत्पादों के कुल गैसीय मोल माइनस क्रियाकारकों के कुल गैसीय मोल, यही इस टॉपिक की मेन चीज है, ठीक है, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो चलो इसी की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा डेल्टा एन जी निकालना, ठीक है। जैसे सपोजेड मैंने दिया यहाँ पर A प्लस बी चेंज ऑफ 2C प्लस डी, क्लियर, गैसियस गैसियस और गैसियस गैसियस। अगर मैं इसका डेल्टा एन जी निकालूंगा तो उत्पाद के गैसीय मोल कितने हैं 3, ओके, 2 और 1 3, और रिएक्टेंट के 2 कितना हो गया 1, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा दूसरा लूं मैं, अगर मैं यहाँ पर 2A प्लस बी और यहाँ पर लूं मैं बोलो C प्लस डी, डेल्टा एन जी निकालूंगा तो प्रोडक्ट के 1 और 1 2 और रिएक्टेंट 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा -1, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा अगर मैं A प्लस बी चेंज ऑफ C प्लस डी लेता हूं, ओके, हमेशा फिजिकल स्टेट दे रखी होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या करूंगा, डेल्टा एन जी मैंने कहा 2 - 2 इजिकल टू क्या होगा 0। ओके, इसका मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू अलग अलग होती है। ये सब हमने हाइपोथेटिकल लिए। अगर मैं ओरिजिनल लिखूं, मैंने लिखा H2 प्लस I2 चेंज ऑफ 2HI। ओके, गैसियस गैसियस और गैसियस, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 2 - 2 इजिकल टू 0। ओके, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। N2 प्लस 3H2 चेंज ऑफ 2NH3, अगर मैं ये भी लिखता हूं और मैंने कहा अगर मैं इसके लिए डेल्टा एन जी लिखूंगा तो डेल्टा एन जी क्या होगा 2 और -4 इजिकल टू -2, ठीक है। तो ये डेल्टा एन जी मैंने निकालना सिखाया, क्योंकि डेल्टा एन जी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। तो आप पहले ये नोट कीजिए, बोलो, फिर मैं आपको आगे टू भी कंटिन्यू करता हूं। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे प्रॉब्लम क्या आती है कि बोलो स्टूडेंट भूल जाते हैं फॉर्मूला। तो मैंने आपसे कहा इस दुनिया में पहले पापा आए कि चाइल्ड आए, तो आप ध्यान रखना कि बोलो आपका आंसर होगा सर पापा आए, तो फिर फॉर्मूले में भी ध्यान रखना कि पहले Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी होता है, ठीक है। और डेल्टा एन जी मेन है, वो है बोलो उत्पादों, ठीक है, उत्पादों के मैंने कहा गैसीय गैसीय कुल मोल, क्लियर। ओके, माइनस मैंने कहा क्या करना है, बोलो क्रियाकारकों, ठीक है, क्रियाकारकों बोलो के कुल कुल गैसीय मोल, केवल आपको गैसियस मोल ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे डेल्टा एन जी निकालते हैं वो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल से बताया, ये हाइपोथेटिकल, ये ओरिजिनल एग्जाम्पल, ठीक है।
तो आई होप आपको केपी और केसी में रिलेशन निकालना आया होगा। अब अगर मैं पॉसिबिलिटीज देखूं तो आपको पता केपी और केसी के अंदर रिलेशन की बात करें तो तीन ही पॉसिबिलिटी है। क्लियर कि एक केस क्या हो सकता है, इफ बोलो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। क्लियर, बोलो किसी भी रिएक्शन में ये मिल सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बोलो केस सेकेंड। क्लियर, इफ मैंने कहा बोलो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर, और तीसरा केस मेरा क्या है, बोलो मैंने कहा इफ बोलो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, तीन पॉसिबिलिटी है। अगर बात करें डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 हो, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे लिखा H2I2 चेंज ऑफ 2HI। क्लियर, तो इसका डेल्टा एन जी, ठीक है, तो आपने देखा कि बोलो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल करेंगे 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। तो अगर 0 है तो Kp बराबर Kc और RT की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मतलब ही होता है 1। इसका मतलब इसमें Kp बराबर Kc होगा। तो आपको दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कौन सी रिएक्शन है जिसके लिए Kp और Kc इक्वल होंगे। तो आपको रिएक्शन मिलेगी या रिएक्शन देके पूछा जाए इसमें Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। तो पहला केस समझ में आया, मैंने कहा इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव हो। क्लियर, तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा मैंने PCl5 चेंज ऑफ PCl3 और Cl2। बोलो गैसियस, गैसियस और गैसियस। अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा डेल्टा एन जी, ठीक है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी है, तो फॉर्मूला हो गया Kp बराबर Kc RT की पावर 1। क्लियर, तो ये तो हो गया रिलेशन। लेकिन मेरे से अगर पूछे Kp Kc में बड़ा कौन, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी के बराबर होता हो तो बोलो ये Kp क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक वैसे ही हो गया जैसे बोलो मैंने कहा 10 बराबर 5 × 2, तो आपको मैं पूछूं 10 बड़ा के 5 बड़ा, आप कहोगे सर 10 बड़ा। तो यहाँ पर भी आपको सोचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं बोलो डेल्टा एन जी इक्वल टू नेगेटिव, फॉर एग्जांपल 2SO2। क्लियर, बोलो प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3। ठीक है, गैसियस, गैसियस और गैसियस। अगर मैं डेल्टा एन जी की बात करूं तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। ओके, तो Kp बराबर Kc और RT की पावर -1। अब आपको मैंने कहा डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो आपको इसको ऐसे लिख दे तो भी चलेगा, बोलो आपको कहे Kc इज इक्वल टू Kp RT की, बोलो ऐसे भी चलेगा। क्लियर, यानी फॉर्मूला हमें पक्का याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट आए, जो रिएक्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। क्लियर, और इसमें बड़ा पूछे तो अगेन इस बार Kc क्या होगा, Kp में बड़ा, क्योंकि अगर किसी में किसी का डिवाइड करने के बाद किसी के बराबर आए तो 5 बराबर 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 बड़ा के 5 बड़ा, तो आप कहोगे 10 बड़ा। तो Kp बराबर Kc की पावर बोलो डिवाइड बाय RT है, तो Kc क्या होगा, Kp से बड़ा होगा। तो यही तीन केस है, ये अप्लाइड चीज है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, तो आप बोलो किसी तरह की रिएक्शन, किसी तरह के रिलेशन को कर सकते हैं। हाँ, इन 30 केस के अलावा चौथा केस कभी बन ही नहीं सकता है। ओके, तो Kp और Kc का फॉर्मूला निकालना सिखाया, और उसके बाद Kp और Kc में रिलेशन, और उसमें बेस मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा यहां पर मैंने लिखा यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, Kp तथा Kc की इकाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। वेरी सिंपल, अगर आपको कभी यूनिट ऑफ Kc पूछे तो Kc क्या होता है, मोल पर लीटर और उसकी पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, और यूनिट ऑफ अगर आपको Kp पूछे तो Kp प्रेशर की फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो मैंने कहा एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। मतलब अगर आपको ये पता है तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा N2 + 3H2 चेंज ऑफ 2NH3, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें यूनिट ऑफ Kp एंड Kc याद करो, तो सबसे पहला काम
डेल्टा एन जी निकालेंगे। क्लियर? तो 2 - 4 = -2। अगर तो यूनिट ऑफ अगर मुझे केपी पूछा है तो एटमॉस्फेयर की पावर -2। अब वो डिपेंड करता है कि आपको जैसा ऑप्शन दे, 1/एटमॉस्फेयर की स्क्वायर वो भी राइट होगा, एटमॉस्फेयर की पावर -2 वो भी राइट होगा। क्लियर? इसी तरह से यूनिट ऑफ केसी अगर हम करते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ केसी करते हैं, यूनिट ऑफ केसी करते हैं तो यहां पर क्या कर सकते हैं बोलो, मैंने कहा मॉल पर लीटर, क्लियर, की पावर -2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बोलो मैंने कहा मॉल -2 और लीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे -2 होगा ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है यूनिट होगी। अगर जैसे एग्जांपल नंबर 2 मिल गया, आपको मिला N2 + O2 चेंज ऑफ 2NO, ओके, गैसियस गैसियस और गैसियस, तो आपको बोले यूनिट, ठीक है, ऑफ केपी एंड केसी अगर मुझे निकालने को बोले तो पहला काम मेरा क्या होगा, डेल्टा एनजी निकालूंगा। बोलो 2 - 2 = 0, इसका मतलब केपी और केसी दोनों ही क्या होंगे, यूनिट लेस। क्लियर? क्योंकि दोनों का यहाँ पर 0 आएगा तो मैंने कहा बोलो क्या होंगे, यूनिट लेस। मतलब किसी भी रिएक्शन में यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है। ओके, आपको ये याद है तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी, फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखा, फिर हमने केपी और केसी का फॉर्मूला बनाना सीखा, केपी केसी में रिलेशन निकालना सीखा, केपी केसी की यूनिट बताई। क्लियर? ओके, आज तक आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर पिछली साल बात करें 11th स्टैंडर्ड के अंदर तो आपको इसकी यूनिट का क्वेश्चन पूछा गया है, कभी रिलेशन का पूछते हैं, तो बार बार क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको 3 चीजें सीख चुके होंगे। अब मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा फैक्टर्स, क्लियर, बोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्लियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ केपी एंड केसी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको पता होना चाहिए 2 फैक्टर ही है ओनली, मैंने कहा 2 फैक्टर, क्लियर, जो केपी और केसी को अफेक्टेड करते हैं। पहला है बोलो मैंने कहा बोलो टेम्परेचर, क्लियर, एक तो टेम्परेचर है वो अफेक्टेड करता है और दूसरा है पैटर्न ऑफ रिएक्शन। क्लियर? बोलो पैटर्न ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया को लिखने का तरीका, एक तो ताप और एक मैंने कहा अभिक्रिया को लिखने बोलो का तरीका। ठीक है, ये 2 ही है जिनसे बोलो केपी और केसी प्रभावित होते हैं। अगर इसका मतलब यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी बोलो केसी एंड केपी, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन, किस किस पे निर्भर नहीं करते हैं। पहला कॉन्सेंट्रेशन, बोलो मैंने कहा सांद्रता, दूसरा बोलो प्रेशर, क्लियर, ओके, दाब, तीसरा वॉल्यूम, ठीक है, मैंने कहा वॉल्यूम मतलब आयतन, ओके, इसी तरह से कैटलिस्ट बोलो उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक, ओके। तो इसका मतलब हुआ अगर आपको कहा जाए कि एक रिएक्शन है जिसके अंदर बोलो इतने प्रेशर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, तो बताओ इतने प्रेशर पे क्या होगी, या प्रेशर बढ़ा दिया घटा दिया, तो ये केपी केसी में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि केपी केसी इन पे डिपेंड करते ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर 2 फैक्टर पे अफेक्टेड करते हैं तो उन दोनों फैक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। पहला है बोलो टेम्परेचर, इफेक्ट एयर ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं ताप का प्रभाव बताऊं, क्या बताऊं बोलो, ताप का प्रभाव, ओके। तो ताप का प्रभाव अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन 2 तरह की होती है, क्लियर, बोलो 2 टाइप्स की, एक होती है बोलो एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, और एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक तो होती है मैंने कहा उष्मा शोषी, क्लियर, और एक होती है उष्मा शेपी, एक क्या होती है उष्मा शेपी, ओके। तो अब क्या होता है कि अगर आपको पता है एंडोथर्मिक की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ठीक है, तो मैंने कहा अगर A+B और साथ में मैं कुछ एनर्जी देता हूं जिससे C+D बनता है तो वो भी एंडोथर्मिक की पहचान है। दूसरा अगर A+B और मैंने कहा C+D और साथ में -Q किलो कैलोरी लिखा हुआ हो तो भी एंडोथर्मिक की पहचान है। तीसरा A+B और चेंज ऑफ C+D और यहाँ पर डेल्टा H कुछ भी +X किलो कैलोरी दे रखा हो वो भी एंडोथर्मिक की पहचान है, ओके। इसी
तरह से एक्सोथर्मिक की अगर पहचान आइडेंटिफिकेशन देखें तो मैंने कहा अगर आपको A प्लस बी और मैंने कहा C प्लस डी और प्रोडक्ट के साथ में कुछ किलो कैलोरी एनर्जी दे रही की हो तो वो एक्सोथर्मिक की पहचान है। बोलो A प्लस बी और यहाँ पर माइनस Q किलो कैलोरी, बोलो यहाँ पर C प्लस डी तो भी एक्सोथर्मिक की पहचान है। और A प्लस बी चेंज ऑफ C प्लस डी और डेल्टा H इज इक्वल टू आपको माइनस में x किलो कैलोरी दे रखा हो तो वो भी एक्सोथर्मिक की पहचान है। अब मैंने पहचान बता दी। अब आपसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैं केसी करता हूँ तो केसी क्या होता है, C बोलो D क्लियर और A और B, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब आप सोचो मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर क्लियर तो बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इस एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और टेम्परेचर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी और जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे और प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो केसी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो केसी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब केसी एंड केपी बोलो एंडोथर्मिक के लिए हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो घटेंगे। इसी तरह से अगर बात करें इधर, मैंने कहा इधर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में पूरी रिएक्शन कैसे चलती है, बैकवर्ड चलती है और बैकवर्ड चलेगी तो आपका केसी और केपी बोलो कोई भी हो, मैंने कहा वो क्या हो गए, बोलो यहाँ पर मैंने कहा मैं अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बोलो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ये इंक्रीज होंगे तो ये डिक्रीज होगा, इसका मतलब हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पर केसी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब इस पे केपी और केसी जो है वो टेम्परेचर के कैसे रिलेशन रखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेंगे, घटाओगे तो बढ़ेंगे। तो आई होप आपको केपी केसी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रोल समझ में आया होगा। बोलो अगर आपको मैं जो तरीके बता रहा हूँ अगर ये समझ में आ गए तो आपका कभी भी केपी केसी को लेकर टेम्परेचर का रोल, टेम्परेचर का इफेक्ट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वेरी सिंपल। एंडोथर्मिक बोलो के लिए टेम्परेचर का इंक्रीज करना फेवरेबल कंडीशन है और जब फेवरेबल कंडीशन होती है रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। और मैंने कहा जब बोलो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना अनफेवरेबल कंडीशन है और अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिएक्शन बैकवर्ड चलती है। क्लियर, ओके, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। सिंपल तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारे सामने कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है तो हम फॉरवर्ड जाते हैं और हम जा रहे हैं और हमें लगता है कि सामने डॉग है, कुछ एनिमल ऐसा आ गया तो हम बोलो क्या जाते हैं, रिवर्स जाते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, रिएक्शन में भी ऐसा ही है, अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और अनफेवरेबल कंडीशन होने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। क्लियर, आई होप आपको पहला इफेक्ट टेम्परेचर का समझ में आया होगा। ओके, बढ़े आगे बोलो। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है पैटर्न ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा आपको बोलो पैटर्न, ठीक है, पैटर्न ऑफ रिएक्शन। अगर हम पैटर्न ऑफ रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि अभिक्रिया को लिखने का तरीका, अभिक्रिया, ठीक है, को लिखने का तरीका, इस बेसिस पे भी हमारा क्या होता है, बोलो केपी और केसी अफेक्टेड होता है। तो पहला मैंने कहा पहला केस, ठीक है, यदि अभिक्रिया को क्या कर दिया जाए, रिवर्स उल्टा, ठीक है, बोलो रिवर्स बोलो कर दिया जाए। ठीक है, पहला केस ये बता रहा हूँ। ये कहने का मतलब है जैसे सपोज दैट यहाँ पर A प्लस बी था, ये चेंज ऑफ C प्लस डी था, इसका केसी कुछ था। क्लियर, सपोज दैट, और मैंने क्या कर दिया C प्लस डी और A प्लस बी, और अगर मैं इसका केसी देखूंगा तो चेंज हो जाएगा। तो इसका केसी क्या होगा, तुम बोलो जब रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया सपोज दैट यहाँ पर N2 प्लस 3H2 और चेंज ऑफ 2NH3। क्लियर, ओके, और इसका केसी दिया 1/2। क्लियर, और आपको बोला न्यू रिएक्शन, ठीक है, न्यू रिएक्शन सपोज दैट 2NH3, ओके, और चेंज ऑफ N2 प्लस 3H2, ओके, और केसी डैश क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे दिए, बोलो 2, 1/2, बोलो 4 और 1/4। तो आपने देखा वेरी सिंपल, हमें बोलो क्या किया, उल्टा किया तो हम भी उल्टा कर देंगे। तो आपका 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, आई होप पहला आपको समझ में आया होगा कि हम रिएक्शन को बोलो क्या चेंज करने पर केपी केसी में कितना चेंज आएगा। ठीक है,
तो पहला आपको समझ में आया होगा, अगर अभिक्रिया को उल्टा कर दे तो हमें क्या करना है, केसी को भी उल्टा कर देना। ओके, के बाद है दूसरा, अभिक्रिया को n बोलो संख्या, ठीक है, डिजिट, ओके, से मल्टीप्लाई, मैंने कहा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कहा a प्लस बी चेंज ऑफ c प्लस डी, ओके, इसका केसी कुछ था और न्यू रिएक्शन बोलो मैंने क्या चेंज किया, एन ए एन बी और एन सी और एन डी, क्लियर। और मैंने कहा केसी डैश क्या होगा। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपने क्या किया है बोलो, चेंज क्या किया है बोलो, n से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या करना है बोलो, जो जितने से मल्टीप्लाई किया है उसको पावर बना देना है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लूँ, मैंने कहा H2 प्लस I2 चेंज ऑफ 2HI, क्लियर, 2HI, ओके, इसी था मेरा 2, और मैंने कहा 2H2 प्लस 2I2 और चेंज ऑफ 4HI, क्लियर। और इसका केसी डैश होगा, तो आपको पहला ऑप्शन 2 भी मिल सकता है, 1/2 भी मिल सकता है, बोलो 4 भी मिल सकता है और 8 भी मिल सकता है। तुरंत आपको क्या करना है कि भाई मुझे 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 फॉर्मूला बनाना है। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर लगा दिया, 2 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 4 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे कहने का मतलब अगर आपको 2 केस पता है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो किसी चीज को किसी डिजिट से डिवाइड करना या 1/, से मल्टीप्लाई करना एक ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर तीसरा लेता हूँ, ठीक है, मैंने कहा किसी अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया को किसी संख्या, ठीक है, संख्या से बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ भाग देने, ठीक है, भाग देने पर, ओके, जैसे मैंने कहा डिवाइड करने पर a प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा c प्लस डी, और इसका केसी ये था। अब बोलो यहाँ पर a/n प्लस b/n, बोलो मैंने कहा c/n और d/n, और मैं केसी डैश देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, हम बोलो इसको सेकंड केस की तरह देख सकते हैं कि भाई n से डिवाइड किया मतलब 1/n से मल्टीप्लाई किया, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो मल्टीप्लाई किससे किया है, उसका बोलो क्या करना है, पावर बनाना, तो यहाँ पर 1/n हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केस 2 ही होते हैं, या तो उल्टा किया जा सकता है या किसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उल्टा कर देंगे तो हम भी 1/KC कर देंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसे पावर लगा देंगे। अगर इस पे बेस क्वेश्चन देखे, एक 2SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3, क्लियर, और मैंने कहा KC इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लगा कि बोलो क्या दे दिया, SO2 प्लस हाफ O2, बोलो चेंज ऑफ SO3, क्लियर, और नया KC डैश पूछा है। तो सिंपल सा है, हमने क्या देखा कि भाई इसको उल्टा तो किया नहीं है, बोलो 1/2 से डिवाइड किया या 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम भी क्या कर देंगे, KC की पावर 1/2, तो 16 का पावर 1/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। आई होप आपको KP और KC को कैसे फैक्टर्स अफेक्टेड कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया, क्लियर। बोलो जो मैंने बताया वैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले टेम्परेचर का इफेक्ट बताया और फिर मैंने आपको बोलो पैटर्न ऑफ रिएक्शन का बताया, क्लियर। अगर एक रिएक्शन के अंदर उल्टा भी कर दे और उसमें मल्टीप्लाई भी कर दे, तो उल्टा किया तो अपन 1/KC कर देंगे और मल्टीप्लाई किया तो उतनी संख्या से पावर लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो हमने बोलो 4 चीजें सीख चुके हैं, KP/KC का फॉर्मूला बनाना, KP/KC में रिलेशन निकालना, KP/KC की यूनिट निकालना, और KP और KC को किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। और एक लास्ट 5वीं चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है बोलो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य बोलो को मैंने कहा प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर। बोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो फैक्टर्स, बोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों बोलो हमने अभी देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक, अब मैं बता रहा हूं इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर। तो उसमें तो क्या होता है, पहला कहा इफेक्ट, ठीक है, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बोलो सांद्रता का प्रभाव। दूसरा मैंने कहा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बोलो दाब का प्रभाव, क्लियर। फिर मैंने कहा इफेक्ट, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम, ओके। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके।
और मैंने कहा कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ओके, इफेक्ट ऑफ मैंने कहा आपको कैटलिस्ट, और एक क्या बता रहा हूँ यहाँ पर एडिशन, क्लियर, एडिशन ऑफ, मैंने कहा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, एडिशन ऑफ तो इनर्ट गैस। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सब फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केवल टेम्परेचर और पैटर्न ऑफ रिएक्शन करते हैं। तो ये जो इनका इफेक्ट देखते हैं वो देखते हैं हम ला बोलो यहाँ पर साठी लिए, ठीक है, के बोलो नियम से, ठीक है। एलसी प्रिंसिपल क्या कहता है, बोलो एलसी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी इक्विलिब्रियम में किसी भी फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बोलो में जब चेंज करते हैं तो एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन बोलो इमीडिएटली रिएक्शन उस दिशा में चलने लगती है जिससे री इक्विलिब्रियम आ जाए, क्लियर, यानी रिएक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली उधर जाने लगती है जिधर कोई कमी या अधिकता की है वो रिजोल्व हो जाए और इफेक्ट रिमूव हो जाए और इक्विलिब्रियम वापस आ जाए, क्लियर। इसी से हम ये सारे फैक्टर पढ़ेंगे। एक मैंने बताया बोलो सांद्रता का प्रभाव, क्लियर, एक है हमारा दाब का प्रभाव, क्लियर, दाब का प्रभाव, एक है हमारा आयतन का प्रभाव, क्लियर, आयतन का प्रभाव, ओके, एक है हमारा ताप का प्रभाव, ठीक है, ताप का प्रभाव, और एक है हमारा उत्प्रेरक, ठीक है, का प्रभाव, और एक है हमारा अक्रिय गैसों का नियंत्रण, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अक्रिय गैसों का नियंत्रण, ठीक है, ओके। तो इसी में पहला मैं आपको बताता हूँ, पहला मैंने कहा सांद्रता का प्रभाव, क्लियर, तो सांद्रता का प्रभाव, ओके। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत इजी है, आपको मैंने कहा सिंपल सी बात है, ए प्लस बी चेंज ऑफ सी प्लस डी, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। अब मैं अगर इसमें ए बी सी डी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास में कुछ चेंज करता हूं तो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। एकदम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक तरफ 10 लड्डू थे, एक दूसरी तरफ भी 10 लड्डू थे, एक तरफ 2 लड्डू उसमें से खा लिए गए और आपको मैं कहूं वापस बराबर करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे कि सर 10 लड्डू जिधर ज्यादा है उधर से एक लड्डू इधर कर देंगे तो दोनों तरफ 9 हो जाएंगे। बस यही फंडा आपको लगाना है, क्लियर, क्या लगाना है बोलो। अगर मैंने कहा ये रिएक्शन है, ठीक है, बोलो इफ एडिशन, क्लियर, ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है, तो अगर एडिशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए करेंगे तो आप सोचो ए की मात्रा बढ़ेगी तो रिएक्शन कैसे चलेगी कि वो इफेक्ट रिमूव हो जाए, बोलो फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो फॉरवर्ड होगा, अग्र, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा इफ, यहाँ पर मैंने बोला सबट्रैक्शन ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ बी को मैं हटाऊं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको कम करेंगे तो बोलो तभी कमी पूरी हो सकती है जब रिएक्शन कैसी चले, रिवर्स चले, पस्ट चले, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कहीं बढ़ाया है तो बोलो इधर चलाना पड़ेगा ताकि बढ़ा हुआ वापस इधर बराबर हो जाए, अगर घटाया है तो रिवर्स चलाना पड़ेगा तो ही काम बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ मैंने सी की एक्टिव मास को इंक्रीज किया है तो अगर इसको इंक्रीज किया तो इधर ही चलाऊंगा तभी बोलो आपका काम बनेगा बैकवर्ड रिवर्स, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मैंने डी को कम किया है, डी को कम किया है तो वो कमी तभी पूरी होगी जब रिएक्शन कैसी चलेगी, फॉरवर्ड। आई होप आपको पहला इफेक्ट समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं प्रेशर का, क्लियर, ओके। मैंने कहा दाब का प्रभाव, क्या बताया बोलो, दाब का प्रभाव, ओके। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बोलो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके, दाब का प्रभाव। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और रिएक्शन हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जाएगी। मैंने कहा रिएक्शन, ठीक है, हाई वॉल्यूम बोलो टू बोलो कहा जाएगी लो वॉल्यूम। लेकिन होता क्या दोस्तों, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसमें किधर वॉल्यूम ज्यादा किधर वॉल्यूम हमें पता नहीं रहता है, तो यहाँ पर हमें आवोगाद्रो का यूज करना पड़ेगा। आवोगाद्रो, ठीक है, आवोगाद्रो का आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी आप वॉल्यूम का कंपैरिजन नंबर ऑफ मोल से कर सकते हो। यानी जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जाती है, बोलो ये देख ला इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में देखना है तो इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन
हाई बोलो नंबर और हाई मोल टू कहाँ जाएगी बोलो लो मोल। क्लियर, मैंने कहा ये इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसे देख लेना है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में इसे देख लेना। बात समझ में आए बोलो ओके। जैसे मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पर N2 प्लस 3H2 और चेंज ऑफ 2NH3, और मैंने कहा प्रेशर को इंक्रीज किया, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। इधर 4 मोल इधर 2, तो बोलो हाई मोल से लो मोल रिएक्शन कैसी जाएगी, फॉरवर्ड। क्लियर, और प्रेशर डिक्रीज किया तो क्या जाएगी, रिवर्स। यानी बोलो प्रेशर इंक्रीज करने पर अग्र और प्रेशर डिक्रीज करने पर फर्स्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर, तो प्रेशर को हम जस्ट केमिकल रिएक्शन में चेक कर सकते हैं, बोलो आपको मैंने कहा बोलो मोल से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अवोगाद्रो का लॉ यूज करके हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमारा काम हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम बोले कहीं बढ़ाया घटाया तो प्रेशर में कन्वर्ट करके कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर का मैंने आपको सिखा दिया, तो वॉल्यूम का क्वेश्चन भी आपको प्रेशर से ही करना है। उसके बाद अगर हम बात करें बोलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होगी तो आपका उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। क्लियर, और अगर एक्सोथर्मिक होगी तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, रिवर्स जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड जाती है। क्लियर, तो क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल होता है इसलिए अनफेवरेबल होता है। क्लियर, और बात करूं मैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ मैंने कहा कैटलिस्ट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बोलो इक्विलिब्रियम कभी भी कैटलिस्ट से अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल चेंज करता है, ठीक है। तो मैंने कहा नॉट बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अफेक्टेड, ठीक है, नॉट मतलब मैंने कहा इक्विलिब्रियम बोलो कैटलिस्ट से अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। बोलो रीजन अगर कभी पूछा जाए तो रीजन क्या है कि कैटलिस्ट जो होता है, ठीक है, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड को इक्वल चेंज करता है, इक्वल बोलो चेंज करता है, ठीक है, इक्वल मैंने कहा आपको चेंज करता है। अगर इक्वल चेंज करता है तो इसका मतलब हुआ उससे RF और RB में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो RS से लगाकर हर एग्जाम में बड़े से बड़े नीट IIT बोलो आपका फर्स्ट ग्रेड सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है बोलो आपका एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ मैंने कहा इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस वेरी इंपॉर्टेंट, अक्रिय गैस का निवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, अक्रिय बोलो गैस, अक्रिय गैस का निवेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको मैंने कहा इनर्ट गैस का एडिशन विद कंडीशन किया जाता है, या तो 8 कांस्टेंट प्रेशर, या आपको कंडीशन दी जाएगी 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर, बोलो इनमें से एक कंडीशन दी जाएगी, या तो नियत मैंने कहा आपको दाब पर, बोलो नियत दाब पर। क्लियर, या आपको दिया जाएगा नियत मैंने कहा आयतन पर। क्लियर, इन दोनों में से एक कंडीशन जरूर दी जाएगी। अब आपको मैंने कहा करना क्या है, सबसे पहले एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, मतलब आपको हीलियम है, नियोन है, किसी का नाम ले ले या इनर्ट गैस बोले तो एक बात पता होनी चाहिए, जब भी हम इनर्ट गैस को एडिशन करेंगे, इनर्ट गैस का मतलब है किसी से रिएक्शन नहीं करने वाली, लेकिन अगर वो एडिशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये आपको बोलो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का मतलब होता है। अब एट कांस्टेंट प्रेशर आपको 3 तरह की रिएक्शन मिल सकती है, डेल्टा N = 0 वाली, ओके, H2 + I2 चेंज ऑफ 2HI। क्लियर, हमें क्या पता चला, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें तो क्या होगा, नो इफेक्ट। क्लियर, बोलो आपको मैंने कहा क्योंकि बोलो इसमें डेल्टा N क्या है, 0 है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल रिएक्टर प्रोडक्ट में इक्वल है, इसलिए हम प्रेशर बढ़ाए घटाए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा डेल्टा N = पॉजिटिव। क्लियर, बोलो PCl5 Cl3 और Cl2। अब अगर मेरे को ये रिएक्शन दी जाए और मुझे कहा जाए कि बोलो एट कांस्टेंट प्रेशर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, क्लियर, फाइंड आउट रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, तो आप क्या देखोगे,
अगर मैंने कहा कि यहाँ पर बोलो 8 कांस्टेंट प्रेशर दिया, मतलब अपने को निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाया मतलब प्रेशर घटाया, प्रेशर घटाया तो रिएक्शन किधर से किधर जाती है, लो मोल टू हाई मोल। क्लियर, लो मोल बोलो टू मैंने कहा हाई मोल। ठीक है, तो लो मोल इधर है, हाई मोल इधर है, तो दिशा क्या हो जाएगी बोलो, आप कहोगे फॉरवर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। ओके, अगर हो जाएगी इसी तरह से मैंने कहा आपको डेल्टा एन इजिकल टू नेगेटिव। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया N2 प्लस 3H2 चेंज ऑफ 2NH3। क्लियर, ओके। यहाँ पर अगर मैंने कहा सपोज दैट वॉल्यूम इंक्रीज होगा एडिशन ऑफ इनर गैस, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन बोलो लो मोल टू हाई मोल जाएगी, यानी क्या हो जाएगा बोलो फर्स्ट बोलो आपका बैकवर्ड या रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ कि जब कांस्टेंट प्रेशर दे रखा हो तो हमें रिएक्शन को देखना पड़ेगा कि कब बोलो क्या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी। इसी तरह से 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम दे दे तो डेल्टा बोलो एन जी इजिकल टू 0 हो, डेल्टा एन इजिकल टू पॉजिटिव वाली रिएक्शन हो, डेल्टा एन इजिकल टू नेगेटिव वाली रिएक्शन हो, बोलो किसी में भी क्या होगा, नो चेंज। क्लियर, बोलो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो हो रहा है हमने उसी को कांस्टेंट कर दिया है। तो जब भी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस या हीलियम को नियोन को डाला है ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपको ये देखना जरूरी है कि एक कांस्टेंट प्रेशर दिया है या एक कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है। क्लियर, तो मैंने एक केमिकल इक्विलिब्रियम को बोलो बहुत ही संक्षिप्त के अंदर आपको सारी चीजें सिखा दी है, चाहे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो, बोलो आपका टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हो, लॉ ऑफ मास एक्शन हो, गुल्बर्ग-वागे का नियम हो, केपीकेसी का फॉर्मूला बनाना हो, केपीकेसी में रिलेशन निकालना हो, केपीकेसी का यूनिट निकालना हो, बोलो इक्विलिब्रियम केपीकेसी को कौन से फैक्टर अफेक्टेड होता है, किसे नहीं होता है, कैसे होता है, पैटर्न ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को उल्टा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, सारे केस मैंने आपको करा दिए। इक्विलिब्रियम को जितने भी फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, चाहे आपका कैटेलिस्ट हो या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो, आई होप आपको ये लेक्चर जो मैंने सुपर फास्ट तरीके से बताया है वो आपको समझ में आया होगा। डॉक्टर मेहता क्लासेज की यही विशेषता है कि यहाँ पर वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। क्लियर, बस ये मैंने आपको सुपर फास्ट तरीके से बताया कि आप किसी भी चैप्टर को किस तरह से शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर, तो आई होप आप अगर इस लेक्चर को 1-2 बार देख लोगे तो आपको डेफिनेटली आपको केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर, मैंने आपको छोटी छोटी बातें बहुत फास्ट तरीके से बताई है। ओके।